हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर बल आघूर्ण की। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति के बारे में पढ़ा है, लेकिन आज हम वैद्युत द्विध्रुव पर बल एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल ज्ञात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना, तो कुछ थ्योरी याद रखनी है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि माना हमारे पास कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है जिस पर दो विपरीत आवेश +Q और -Q उपस्थित हैं, जिनके बीच की दूरी 2L है। अब क्या है कि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो इस पर जो है बल जो है F बराबर QE लग रहा है +Q आवेश के कारण, अब -Q आवेश के कारण जो है F बराबर -QE लग रहा है। अब ये तो हो गई थ्योरी। अब ये जो वैद्युत द्विध्रुव है वो थीटा कोण पर स्थित है। जब हम निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति पढ़ते हैं और निरक्षीय स्थिति पढ़ते हैं तब क्या होता है कि कोई वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं -Q आवेश, यहाँ पर +Q आवेश और बीच की कोई न्यूनतम दूरी ले लेते हैं। अब वो 2L भी हो सकती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब +Q और -Q आवेश लेते हैं और निरक्षीय स्थिति में अक्षीय स्थिति में पढ़ते हैं तो हमने देखा था कि जो वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं तो वो सीधा लेते हैं, यानी एक तरफ सीधा रखा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब हम बल आघूर्ण ज्ञात कर रहे हैं और वैद्युत क्षेत्र को एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रख रहे हैं, तो यहाँ पर जो द्विध्रुव है वो थीटा कोण पर स्थित हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ? अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में सीधा था, लेकिन जब हम वैद्युत क्षेत्र में इसको रख रहे तो ये थीटा कोण पर स्थित हो गया। ऐसा इसके साथ ऐसा क्या हुआ, ये थीटा कोण पर स्थित हो गया। तो आज हम पहले वो जानेंगे, उसके बाद डेरिवेशन को करेंगे। तो ये तो डेरिवेशन तो 5 मिनट का खेल है, वो तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये थीटा कोण पर क्यों स्थित हुआ है पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। इस डेरिवेशन का फील तो इसी में है ना, तो हम पहले ये पता करेंगे ये थीटा कोण पर स्थित क्यों हुआ और F बराबर QE ही क्यों लगा है यहाँ पर। तो जब हम द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को जब हम निरक्षीय स्थिति अक्षीय स्थिति में रखते हैं तो यहाँ पर कूलाम का बल लगता है F बराबर KQ/R²। लेकिन जब हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो यहाँ पर बल लगता है, कूलाम का बल तो नहीं लगता है, F बराबर QE लगता है। तो क्यों लगता है ये कारण जानेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि यहाँ पर पहले हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति में। सर हम अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति की तुलना यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पर उसका संबंध यहाँ से है जुड़ा हुआ, इसीलिए पहले हम उसकी बात करेंगे, फिर हम यहाँ इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर जब हम मान लेते हैं कि हम पहले निरक्षीय स्थिति या अक्षीय स्थिति में कोई एक स्थिति ले लेते हैं। हम मानते हैं कि हम अक्षीय स्थिति ले लेते हैं। जब हम अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव को एक अक्षीय स्थिति में मान लिया कि हमने रखा, तब अब बताइए कि जब हमने वैद्युत द्विध्रुव को अक्षीय स्थिति में रखा तब इसके आसपास कोई वैद्युत क्षेत्र है? आपको नहीं है, वैद्युत क्षेत्र नहीं है। अगर वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो ये किस माध्यम में है? किस माध्यम में? आप कहोगे ये निर्वात में है। निर्वात का मतलब है कि ये वायु में रखा हुआ है। वायु में रखा हुआ है तो यहाँ पर कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं लग रहा है, जिसके कारण ये क्या है, अपनी स्थिति सीधी स्थिति में है। यानी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ +Q आवेश के कारण बल लग रहा होगा F, और यहाँ पर कूलाम का बल लग रहा होगा KQ/R², और यहाँ पर -Q आवेश के कारण अब ये विपरीत दिशा में खींचेगा तो यहाँ पर भी बल लग रहा होगा F KQ/R²। लेकिन ये जब ये निर्वात में रखा हुआ है, लेकिन जब इतने पूरे सेटअप को अगर हम उठा के ले जाएं और किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो यहाँ पर जो कूलाम का बल लग रहा है वो नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा? F बराबर QE लगेगा। -Q आवेश के कारण माइनस का ये विपरीत दिशा में खींच रहा है। ये माइनस चिन्ह इसीलिए लगा है ताकि ये दिशा को बता रहा है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है और बल भी क्या है, एक सदिश राशि है। ये माइनस चिन्ह जो है दिशा को बता रहा है, ये बता रहा है कि माइनस चिन्ह की ये विपरीत दिशा में कोई बल लग रहा होगा F बराबर QE। अब +Q आवेश ये दिखा रहा है कि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लग रहा होगा QE। बात क्लियर है। अब बात करते हैं ये थीटा कोण पर क्यों विस्थापित हो गया। अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में तो ये सीधा था, जब हमने वैद्युत क्षेत्र में रखा तो ये थीटा कोण पर विस्थापित हो गया। ऐसा इसके साथ क्या हुआ?
तो देखिए क्या रखना है, जब निर्वात में था ये सीधा था, तो जैसे ही हम इस पूरे सेटअप को उठाएंगे और वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तब इस पर क्या हुआ कि कोई यहाँ पर निर्वात में कोई बल नहीं लग रहा था। जैसे ही इसको उठाएंगे और वैद्युत क्षेत्र में इस पूरे सेटअप को रखेंगे जाके, यानी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे, तो यहाँ पर एक बल लगता है जिसको हम बोलते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण की वजह से ये थीटा कोण पर जाकर स्थित हो जाता है। अब बल आघूर्ण में ऐसा कौन सा बल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है, और जो आपका बल आघूर्ण है वह भी एक सदिश राशि है। अब ये तीनों सदिश राशि हैं, तीनों सदिश राशि हैं, आपको तीनों सदिश राशि हैं तो ये तो सीधा ही होना चाहिए था। अब सदिश राशि है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही इसकी दिशा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा सदिश राशि है, लेकिन ये कोई साधारण सदिश राशि नहीं है। बल आघूर्ण कोई साधारण सदिश राशि नहीं है। फिर ये कौन सी राशि है, मैं वही बताना चाहता हूँ। ये कौन सी राशि है, ये जो सदिश राशि है ये एक अक्षीय, बल आघूर्ण एक अक्षीय सदिश राशि है। अब ये अक्षीय सदिश क्या होता है, ये एक अक्षीय सदिश क्या होता है, तो अक्षीय सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसके बल की जो दिशा होती है वो अक्ष के समानांतर होती है। यानी मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं, तो आपने क्या होता है, जो छत वाला पंखा होता है आपने देखा होगा, कुछ इस तरह से ये छत वाला पंखा बना हुआ होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से, और यहाँ पर एक रोड लगी हुई होती है। पंखा क्या करता है, इस रोड के परितः क्या होता है, घूमता रहता है। अब जिस रोड के परितः ये पंखा घूमता है उसको बोलते हैं अक्ष, यानी इसके परितः जो है ये, इस अक्ष के परितः ये पंखा ऐसे से घूमता रहता है। अब इस अक्ष के परितः घूमता रहता है, क्यों घूमता रहता है, क्योंकि इस पर बल आघूर्ण लगता है। और जब हम ये, अब बल आघूर्ण कब लगता है, जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब बल आघूर्ण लगता है। जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब इस पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इस पर एक बल आघूर्ण लगेगा। बल आघूर्ण लगने की वजह से ये गोल गोल घूमने लगता है। अब ये तो हो गई पंखे की बात, इस पर इसका खेल क्या है। अब देखिए यहाँ पर मैंने बोला कि वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब वैद्युत धारा प्रवाहित होने की वजह से बल लगता है, बल आघूर्ण लगता है, जिसके वजह से ये घूमने लगता है, अपने अक्ष के परितः घूमने लगता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर जब ये वैद्युत द्विध्रुव एक निर्वात में था तब इस पर कोई बल नहीं लग रहा था, मतलब कूलाम का बल तो लग ही रहा था लेकिन बल आघूर्ण नहीं लग रहा था, क्योंकि कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमने इस द्विध्रुव को एक वैद्युत क्षेत्र में रखा तो ये वैद्युत क्षेत्र क्या है, अब वैद्युत क्षेत्र धारा प्रवाहित के कारण, धारा के कारण उत्पन्न हुआ होगा, तो वैद्युत क्षेत्र तो पहले से ही था ना, मैंने वैद्युत क्षेत्र में रखा। अब वैद्युत क्षेत्र में रखा तो इसमें बल आघूर्ण उत्पन्न हुआ, बल आघूर्ण की वजह से ये क्या हुआ, गोल गोल घूमने लगा। कैसे, ये गोल गोल ऐसे ऐसे घूमने लगा। अब ये इतनी ऐसे राउंड घूम रहा था, तो आपको ऐसे राउंड घूम रहा तो ये, लेकिन ये तो घूम तो रहा ही नहीं है, तो थीटा कोण पर स्थित है। आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हो, ये तो एक थीटा कोण पर स्थित है, घूम कहाँ रहा है। मैंने कहा घूम रहा था, घूम नहीं रहा है, घूम रहा था, ऐसा मैंने बोला है। तो आप क्यों घूम रहा था, मतलब क्या कहना चाह रहे हो। मैंने कहा ये घूम रहा था, लेकिन जो हमारा बल आघूर्ण था उस पर प्लस क्यू आवेश भी था और माइनस क्यू आवेश भी था। और जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर रखा तो ये जो बल प्लस क्यू आवेश के कारण बल लग रहा था क्यू, माइनस आवेश के कारण माइनस का क्यू, जो बल लग रहा था क्या वो कहीं थोड़ा चला गया, वो तो अपनी जगह पर है ना। सिर्फ बल आघूर्ण, एक नया बल उत्पन्न हुआ, बल आघूर्ण, लेकिन ये बल तो वैसा ही है ना। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जब बल आघूर्ण उत्पन्न हुआ और बल आघूर्ण एक अक्षीय सदिश है जिसके कारण ये गोल गोल घूमने लगा, विद्युत द्विध्रुव जो है गोल गोल घूमने लगा और घूमने लगा, लेकिन यहाँ पर इसके सिरों पर कोई बल लग रहा था क्यूई, दोनों सिरों पर, जिसके कारण ये जो है घूमने की बजाय थीटा कोण पर जाके रुक गया। अब ये कैसे रुक गया, मैं आपसे कहूँ कि कोई वस्तु है वो ऐसे से घूम रही है, मान लिया कोई छड़ में लेता हूँ, यहाँ पर मैं
कोई एक छड़ ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने कोई छड़ है, ठीक है। अब ये गोल गोल घूम रही थी अपने अक्ष के परितः। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर कोई धागा लिया और इसको ऐसे बांध दिया, किसी खूंटे से इसको बांध दिया। अब जो गोल ऐसे से घूम रही थी, मैंने इसको खूंटे से बांध दिया, एक इस छोर को इस छोर को। अब ये क्या घूमना बंद कर देगी? बिल्कुल कर देगी, लेकिन इस पर जो बल लग रहा था वो तो लगता ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो है ये थीटा कोण पर जाके रुक जाएगी। तो वैसा ही हुआ कि इसके दोनों सिरों पर बल लग रहा था, F बराबर की हुई। अब जैसे ही इसको विद्युत क्षेत्र में रखा तो यहाँ पर बल आघूर्ण उत्पन्न हो रहा था, लेकिन ये घूमना स्टार्ट हुआ, लेकिन इस बल की वजह से ये थीटा कोण पर जाके रुक गई। और इसके कारण हम जो अब ये थीटा कोण पर जाके रुक गई, ये तो समझ में आ गया कि ये थीटा कोण पर रुक गई क्योंकि बल आघूर्ण अक्षीय सदिश बल आघूर्ण के कारण। अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमने कहा हम डेरिवेशन पढ़ते हैं ना, यही बल आघूर्ण डेरिवेशन में यही जो थीटा कोण पर थीटा कोण तक जाने में जो बल आघूर्ण मेरा खर्च हुआ है, यानी जो शक्ति मेरी लगी है इसको घुमाने में, थीटा कोण तक घुमाने में जो शक्ति लगी है ना, वही हम इस डेरिवेशन में ज्ञात करते हैं। क्या बात समझ में आई है कि हम यहाँ पर बल आघूर्ण क्यों ज्ञात करते हैं और यहाँ पर बल क्यों लगता है और थीटा कोण पर ये क्यों ज्ञात किया जाता है? बात समझ में आई है? अगर बात समझ में आई हो तो हम इस डेरिवेशन को अब कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले ये मैं रब कर देता हूँ। तो बात अगर समझ में आई हो तो हमें कुछ नहीं करना है। अब सुनिए एक बात, हम डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे। अगर ये हमें लंब पता चल जाए तो हमें क्या होगा, ये लंब पता चल जाएगा तो हम इसको आगे बढ़ा पाएंगे। सर आपको ये लंब क्यों पता करना है ये बताइए। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, बल आघूर्ण का एक फार्मूला होता है, उसको हम 11th क्लास में पढ़ते हैं। तो बल आघूर्ण का एक फार्मूला होता है टॉ बराबर, टॉ जो है ये एक बल आघूर्ण है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ कि टॉ बराबर F गुणे डी, टॉ बराबर F गुणे डी होता है। ये होता है बल आघूर्ण का फार्मूला, जो यहाँ पर बल आघूर्ण मेरा खर्च हो रहा है उसका ये फार्मूला है। ये 11th क्लास में हम पढ़ते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात ये है, ये टॉ क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये टॉ क्या है, ये जो F है ये क्या है और D क्या है। तो यहाँ पर जो टॉ है वो आपका है बल आघूर्ण। ये मैं आपकी नॉलेज के लिए लिख देता हूँ, बाकी आप चाहें तो डेरिवेशन में बोर्ड एग्जाम में लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब F बराबर, F जो होता है इन वैद्युत द्विध्रुव पर जो बल लग रहा है, वैद्युत द्विध्रुव पर जो बल लग रहा है वही है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं F जो है ये बल है, ठीक है, F जो है ये बल है। और जो D है, ये D क्या है, ये D है जो थीटा कोण से जो लंबवत दूरी है, यानी जो हम थीटा कोण ले रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, इससे जो थीटा कोण है, थीटा कोण से लंबवत दूरी है। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि D जो है वो थीटा कोण से लंबवत की दूरी है, थीटा कोण से लंबवत दूरी है क्या है, D। तो इतनी बात क्लियर हो गई। ये तो मैंने आराम से लिख दिया कि ये क्या है। तो इसीलिए यहाँ पर जो फार्मूला पढ़ते हैं टॉ बराबर F गुणे डी, डी जो होती है वो थीटा कोण से लंबवत दूरी होती है, और थीटा कोण से लंबवत दूरी इस फार्मूले में आती है। इसीलिए हमें ये आधार नहीं चाहिए है, हमें सिर्फ लंबवत दूरी चाहिए है। अब हमें ये टोटल दूरी 12 पता है और ये थीटा कोण से लंबवत दूरी पता करना है कि क्या होगी, नहीं पता है ना, तो पता करना पड़ेगा। और थीटा हमें पता है, तब ये हमें टोटल दूरी O और B हमें ज्ञात करना है। और कोण जो है हमें 12 दे रखा है, तो हम यहाँ पर अगर साइन थीटा लगा दें तो हमें ये कोण पता चल जाएगा। तो हमारा जो फार्मूला होता है साइन, हमारा जो फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण, लंब बटे कोण, लंब हमें दे रखा है OV अपॉन जो कोण दे रखा है वो दे रखा है वो है 12।
अगर हम यहाँ पर तिरछी मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाएगा ओ बी बराबर 2l साइन थीटा। क्या बात क्लियर है कि हमें यहाँ से लंबवत दूरी पता चल चुकी है, कितनी है, ओ बी। ठीक है, अब हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ओ बी जो है वो, मैं मान लेता हूँ कि ओ बी जो है वो डी के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ओ बी बराबर डी। तो डी का मान आ जाएगा आपके पास 2l साइन थीटा। क्या बात क्लियर है? अब क्या करना है, यहाँ पर हमें टॉ जो ज्ञात करना है, जो कि बल आघूर्ण है, इसी के लिए तो इतना खेल कर रहे थे। और लंबवत एफ का मान मालूम है, एफ बराबर यहाँ पर हमें क्यू ही मालूम है। आप चाहें तो ये क्यू ले लें या ये क्यू ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये माइनस जो है ये दिशा को दिखा रहा है। अब यहाँ पर जब आप इस क्यू का जो मान रखेंगे वो माइनस चिन्ह के साथ नहीं रखेंगे, क्योंकि माइनस चिन्ह दिशा को दिखाता है। इसको आप प्रदर्शित करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर रख भी देंगे तब भी आपका सिर्फ यही दिखाएगा कि ये दिशा को दिखा रहा है। बात समझ में आए? चाहे मैं लिख देता हूं कि माइनस चिन्ह दिशा को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, बात समझ में आई। अब कुछ नहीं करना है, मान रखना है, हमें टॉ निकालना है। और एफ का मान चाहे आप ये रख दो चाहे वो रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रख देता हूँ क्यू ई। हमें ओ बी यानी डी का मान मालूम है, गुणे में 2l साइन थीटा। बात क्लियर है? अब कुछ नहीं करना है हमें। अगर हम इसको थोड़ा एडजस्ट करें तो इसको और इसको पास लिख दिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 2ql ई साइन थीटा। ठीक है, अब हमें जैसा कि मालूम है, हर डेरिवेशन में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि P बराबर होता है 2ql। P बराबर 2ql होता है। वो इसको यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो 2ql की जहाँ पर P रख सकता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही P रखूँगा तो हो जाएगा PE साइन थीटा। तो यहाँ से हमें टॉ पता चल जाएगा। तो टॉ बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा। क्या आपको ये समझ में आया है? इतनी बात अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, मैं इसे ख़त्म भी नहीं करूँगा। अगर यहाँ पर इतना आपको समझ में आया है तो मैं थोड़ा सा और इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो अगर मैं मान लूँ कि अगर मैं लिखूँ यदि जो थीटा का मान है, अगर ये थीटा कुछ भी हो सकता है, ये थीटा कुछ भी हो सकता है, तो अगर मैं मान लूँ कि ये थीटा का मान अगर 0 डिग्री है तो टॉ कितना होगा? टॉ टॉ बराबर होता है PE साइन थीटा। ये जो है थीटा का मान आपको न्यूमेरिकल में दिया गया होगा, तो आपको ऐसे सिंपल सा सॉल्व करना होगा। तो इस नॉलेज के लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री है तो आपका टॉ का मान क्या हो जाएगा? PE साइन 0, PE साइन 0। और साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 का मान कितना होता है? आप कहोगे साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो टॉ का मान हो जाएगा 0। टॉ का मान 0 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ थीटा का मान 90 डिग्री है तो टॉ का मान कितना होगा? तो टॉ बराबर होता है PE साइन थीटा, और थीटा का मान 90 हो गया तो P बराबर PE साइन थीटा हो जाएगा। और साइन 90 का मान होता है 1, तो हो जाएगा टॉ बराबर PE। तो यहाँ से ये निकल गया PE। अब यहाँ पर ये तो मालूम हो गया, अगर थीटा 0 है तो टॉ क्या हो जाएगा? बल आघूर्ण क्या हो जाएगा? 0। अगर टॉ का मान 90 है तो अगर थीटा का मान 90 है तो PE का मान कितना होगा? वो टॉ का मान कितना होगा? PE के बराबर। तो यहाँ से मुझे पता चला है
कि ये थीटा अधिकतम कब होगा और थीटा न्यूनतम कब होगा। थीटा 0 पर क्या हो जाएगा, ये न्यूनतम हो जाएगा, न्यूनतम। थीटा 0 पर बल आघूर्ण न्यूनतम होगा और थीटा 90 पर क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण अधिकतम हो जाएगा, अधिकतम। क्या बात क्लियर है कि थीटा 0 पर न्यूनतम और थीटा 90 पर बल आघूर्ण अधिकतम हो जाएगा। तो मैं यहाँ से हमें पता चला है कि टो पीई जो है वो है आपका मैक्सिमम का मतलब अधिकतम, और यहाँ पर टो 0 क्या है, न्यूनतम, मिनिमम, इंग्लिश में मिनिमम। तो बात क्लियर हो गई कि थीटा न्यूनतम और थीटा अधिकतम कब होगा। तो यहाँ से ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ। अगर आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, आपसे एक ही अपील है कि आप इस वीडियो को 5 लोगों को शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।